Hello everyone, I am Deepak and welcome to this lecture. And in this lecture, we are going to discuss about the theory portion of quantitative aptitude. तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रिपरेशन होती है फ्रॉम द इनिशियल, हमारा मेजर फोकस होता है कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे डील करने हैं और होना भी वही चाहिए बिकॉज अराउंड 85 to 90 मार्क्स जो है वो हमारे पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं. बट जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो बेस होते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे. तो लेट से अगर मैं कहूँ, ये जो हमारे चैप्टर हैं 1 to लेके 8 बिजनेस मैथमेटिक्स के, इसमें अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से ले रखी है तो अगर इसमें से कोई आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे. इवन अगर मैं ये बात करूं चैप्टर नंबर 14 से लेके 18 तक, ये क्या है, प्रैक्टिकल पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं. अगर इसमें से कोई थ्योरी क्वेश्चन आता भी है तो अगर आपने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ले रखी है चैप्टर की, आप इजीली कर लेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ओनली ऑन द 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यू. तो हमें पता है वो क्या होता है, हमारा मीडियन. ठीक है. और सिमिलरली अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन है, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्रोप्रिएटली अप्लाइड इन. कब करते हैं, जब हमारी प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होती है, वेरी लो. तो इसमें से कब होगी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. नहीं, ये तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, ये तो कुछ सेंस नहीं बना. तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 100 टाइम्स, इसमें भी नहीं हुआ. नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर केस डिजीजेस, कि कितनी डेथ होती है एक रेयर डिसीज से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो ये हुआ हमारे पास आंसर डी. ठीक है. तो मतलब ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 टू लेके 8 और 14 टू लेके 18, ये क्या है, इसमें से अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है और आपने अच्छी तरह प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ले रखी है इन चैप्टर्स की, तो आप थ्योरी क्वेश्चन इजीली डील कर लेंगे. तो इशू कहाँ पे आता है, इशू आता है हमारा ये चैप्टर नंबर 13. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ के जाते हैं क्योंकि ये क्या पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है. तो अब मेरा ये जो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस मोटो से कर रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर 13 है, जिसमें से अराउंड 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आप इजीली डील कर ले अपने एग्जाम में. तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1, दैट इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा. ठीक है. जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इसमें, ये है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो मैंने अपनी इस स्लाइड्स में सिर्फ वो चीजें करी है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सिर्फ आपको ना पूरे चैप्टर में से जो भी समराइज चीजें हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो मैं यहाँ पे ले आ चुका हूँ और सिर्फ आपको इतना ही करके जाना है इसमें से. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास क्या है कि कौन सी लैंग्वेज में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स. अगर मैं बात करूँ लैटिन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टेटस. अगर मैं इटालियन में बात करूं तो स्टैटिस्टा, जर्मन में बात करूं तो स्टैटिस्टिक, और फ्रेंच में बात करूं तो स्टैटिस्टिक्यू. ठीक है. ये चीज आपको याद रखते हुए चलनी है कि कौन सी लैंग्वेज में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस. लैटिन में तो हम स्टेटस ही बोलते हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा. इटालियन में हम स्टैटिस्टा ही बोलते हैं. ठीक है. स्टैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक. नहीं, ये तो हम जर्मन में बोलते हैं. तो हमारे यहाँ पे फॉल्स कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी. डन. उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की. तो देखिए हम स्टैटिस्टिक्स को दो वे में डिफाइन कर सकते हैं. वन इज द सिंगुलर एंड अनदर इज द प्लूरल. सिंगुलर में आपको याद रखना है, ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा है और साइंटिफिक मेथड में भी ऐसा आता है. तो इसका मतलब सिंगुलर सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन. ठीक है. तो सिंगुलर सेंस में क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है. अगर मैं बात करूं प्लूरल सेंस में इसका मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का, तो वो आता है आपका क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. प्लूरल सेंस में कहता है कि डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. ठीक है. तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, ए और बी, ए एंड बी. तो जैसे मैंने भी बताया दोनों में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में आता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. इसमें मैं आपके सारे मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो भी साथ में कवर करता हुआ चलूंगा कंसेप्ट के साथ साथ. अब अगला क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल डाटा मतलब क्वांटिटेटिव. ठीक है. वो किस में होता है, प्लूरल सेंस में. ठीक है. तो ऑप्शन बी हो गया.
अब ये देखना है आपको कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बस ये आप अपने माइंड में रखिए। इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो इकोनॉमिक्स में भी होती है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी होती है और कमर्शियल इंडस्ट्री में भी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या है? देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है ना, सबसे पहले बड़ी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये डील करता है एग्रीगेट से, ना कि इंडिविजुअल डाटा से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर मैं आपको कोई सिंगल डाटा दूं, लेट्स से आई विल से कि दीपक की हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आप इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, या तो आप इसको एनालाइज कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर, एक ये इंडिविजुअल डाटा है। बट अगर मैं आपको 100 स्टूडेंट्स के नेम और उनके वेट दे दूं या उनकी हाइट दे दूं, तो आप क्या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे? आप उनके मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट की हाइट कितनी है ना? तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है या कुछ भी प्रोजेक्शन करनी है, तो आपको क्या चाहिए? डाटा चाहिए, वो भी एग्रीगेट में। इंडिविजुअल डाटा से कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये सबसे पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, ये क्वांटिटेटिव चीजों से डील करता है, न्यूमेरिकल डाटा से डील करता है। बट अब एक चीज याद रखना, जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है, जो जो न्यूमेरिकल नहीं होता, हम उसको क्वांटिटेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव से डील करता है, द आंसर इज नो, इट इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव, लेकिन हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड है हमारे पास वो है फ्यूचर प्रोजेक्शन इज पॉसिबल अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन। देखिए, आपने क्या किया, कोई भी डाटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर फिर आपने क्या किया, एस्टिमेशन करी और अपना एक प्रोजेक्शन बनाया कि हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मैंने जैसे भी स्टूडेंट्स की बात की, मैंने 100 बच्चों का वो लिया कि हाइट लिया और उनका एवरेज निकाला, और उससे अगर मैं कोई प्रोजेक्शन करता हूँ फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो वो पॉसिबल होती है कब? जब कुछ स्पेसिफिक अजम्पशन मीट हो। हम इसमें क्या लेते हैं, कुछ अजम्पशन लेते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में लेते हैं। वैसी ये कंडीशन और प्रोजेक्शन कब फुलफिल होती है? जब वो अजम्पशन फुलफिल हो, ठीक है। ये आपकी थर्ड लिमिटेशन है। और फोर्थ लिमिटेशन है रैंडम सैम्पलिंग में गिव रॉन्ग कंक्लूजन इफ द सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अब लेट्स से अगर मेरे को कोई भी चीज की इंटरप्रिटेशन या फिर कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो मैं सारी पॉपुलेशन को नहीं स्टडी करता, मैं क्या करता हूँ, उसमें से कुछ सैंपल उठाता हूँ, उनको स्टडी करके उसकी पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये गलत हो सकता है कब? जब जो मेरे सैंपल मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही ना कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं सैम्पलिंग चैप्टर में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए जस्ट आप इसको याद करते हुए चलिए। तो लिमिटेशन क्या क्या होगी कि सबसे पहली ये डील करता है एग्रीगेट से, इंडिविजुअल डाटा से नहीं डील करता। सेकंड थिंग, ये कंसर्न है किससे? क्वांटिटेटिव से। लेकिन ये लिमिटेशन थोड़ी कम है, क्यों? क्योंकि हम क्वालिटेटिव डाटा को भी क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज, जो हम फ्यूचर की प्रोजेक्शन करते हैं ये पॉसिबल होती है, पर कब होती है? व्हेन कुछ अजम्पशन फुलफिल हो रही हो। और चौथी चीज, रैंडम सैम्पलिंग जो गलत डिसीजन दे सकता है अगर सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। डन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाटा। डेटा देखिए दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव लाइक किसी की एट्रीब्यूट है ना, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं, जैसे कि एक जेंडर ऑफ बेबी क्या है, वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। नेशनैलिटी अगर मैं किसी पर्सन की बताऊं, वो इंडियन है, नॉन कैनेडियन है, कहाँ का है, रेजिडेंट, वो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर ऑफ फ्लावर, ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। तो ये क्या हुआ आपका क्वालिटेटिव डाटा हुआ। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव डाटा की, तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? ऑब्वियसली जिसे हम न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस कर सके। अब ये क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन गिवन है मॉड्यूल में। देखिए जैसे कि अब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट आर द वेरिएबल आर द फाइनाइट वैल्यूज काउंटेबल इनफिनाइट आइसोलेटेड वैल्यू। मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिस्क्रीट वेरिएबल की, वो फाइनाइट वैल्यू होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं इसको कि जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर। ये क्या होगा? एक स्पेसिफिक नंबर होगा। लेट्स से अगर मैं कहूँ कितने होंगे, एक जो फूल होता है उसके कितने पेटल्स होंगे, तो कितने होंगे? 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। कोई एक स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर होएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पेटल्स कितने आपके 7.823 4, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं,
अगर ऐसा होता तो हम उसे कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, क्यों कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है गिवन इंटरवल में। अगर मैं कहूं 0 से लेकर 10, ठीक है, मैं कहूं एक बच्चे की हाइट इसके बीच में आ सकती है, द आंसर इज राइट। उसकी हाइट क्या हो सकती है? 5.932 सेंटीमीटर भी हो सकती है, द आंसर इज यस। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट क्या है? जिसको हम फाइनाइट एक चीज में काउंट कर सकते हैं। डन है। इसको एक और तरह से समझ सकते हैं हम। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं ना, ये कुछ एग्जांपल हैं, आपको ये याद करते हुए जाना है, फिर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो एग्जाम में ना हो पाए। देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट की, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, कितने पेटल्स हैं एक फ्लावर में, वो क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ मिसप्रिंट कितनी है एक बुक में, वो भी क्या है? डिस्क्रीट। रोड एक्सीडेंट कितने हुए हैं पर्टिकुलरली लोकेलिटी में, वो क्या है? डिस्क्रीट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक एक्सीडेंट कितने हुए हैं? 5.432, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे ना, या 4 हुए होंगे, 5 हुए होंगे, 6 हुए होंगे। ऐसी इनकम ऑफ सैलरी कितनी, एक इनकम बंदे की कितनी है? इनकम ऑफ इंडिविजुअल या सैलरी, या मैं ये बात करूं, इनकम वही चीज होगी, इनकम या सैलरी किसी इंडिविजुअल की, तो वो कितनी, वो भी क्या है? डिस्क्रीट है। अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस की, जो कि कोई भी वैल्यू हो सकती है गिवन इंटरवल में, हाइट हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल हो गया, वेट हो गया, एज भी हो गया। अब कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स के माइंड में, कि हमारा एज जो है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैसे है? देखिए, अगर मैं बात करूं आज तक की, एट प्रेजेंट की, तो बाय चांस हम ऐसा बोल देते हैं कि मेरी एज जो है अभी 15 ईयर्स है या 18 ईयर्स है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मैं एग्जैक्टली काउंट करने लगूँ तो मेरी एज कितनी होगी? लेट्स से मेरी एज होगी अभी 18 ईयर्स प्लस 6 मंथ प्लस 2 डेज प्लस 3 आवर, है ना, एंड 65 मिनट्स। मतलब ये क्या है? कोई भी वेरिएबल ले सकता है वो गिवन द इंटरवल, तो इसलिए हम एज को भी क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है। अब इसके बेसिस से क्या क्वेश्चन है देखते हैं मॉड्यूल में। एन एट्रीब्यूट क्या होता है? एक एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, यस सॉरी, एक एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। डन है। क्वांटिटेटिव नहीं होता, मेजरेबल नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर हो गया। नेशनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, ये भी क्या एक एट्रीब्यूट है। डन। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, ये भी क्या एक एट्रीब्यूट है, कि कोई ड्रिंक करता है कोई नहीं करता। ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है? इट्स एन डिस्क्रीट वेरिएबल। आपके मार्क्स ऐसे तो नहीं आते ना 2.3457, नहीं, एक स्पेसिफिक नंबर आते हैं। लेट्स से ये मैं कह सकता हूँ कि 4.5 आते हैं, बट ये एक नंबर तो स्पेसिफिक है ना, ये चलता तो नहीं जा रहा ना कि इन्फिनाइट चली जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसी एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, ये मैंने आपको पहले बताया था, क्या ये एक डिस्क्रीट है। एज ऑफ अ पर्सन, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। मैं सब वो चीज ऊपर इंक्लूड कर दिया जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। अब इसी को हमने बड़े आगे डिटेल में पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो कि हम करते क्या है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, यही आपके चैप्टर यूनिट का नाम भी है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। अगर एक बार डाटा कलेक्ट हो गया, हम उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कैसे करेंगे? टेबल के फॉर्म में, और टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने वेज हैं प्रेजेंट करने का एक डाटा को। उसके बाद जो हमने डाटा को कलेक्ट किया, उसी को हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो उसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगला हमारे पास है कि डेटा होता क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर और इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस। सिंपल है ये तो। अब वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सोर्स है और एक सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स क्या हुआ? अगर मेरे को कोई एनालिसिस करनी है, मुझे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा? डेटा चाहिए होगा। अगर मैं खुद जाऊं और जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन या कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उनसे मैं खुद जाके इन्फॉर्मेशन कैप्चर करूं, उनसे जाके मैं सेल्फ डायरेक्टली अगर मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी। बट अगर मैं कहूं कि किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी एजेंसी के पास वो डेटा पहले से ही है, उसने पहले से ही वो चीज कलेक्ट कर रखी है, अगर मैं उससे वो वाली इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, उसने जो डाटा कलेक्ट कर रखा है
उसको मैं यूज कर लेता हूँ, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से मेरे को अगर सीए स्टूडेंट्स के, जो भी सीए फाउंडेशन में बच्चे हैं, उनका डेटा चाहिए, उनका नेम चाहिए, एज चाहिए, उनके 12th में कितने मार्क्स थे वो चाहिए, है ना, वो किस लोकेशन से हैं, किस स्टेट से हैं, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं सारे सीए स्टूडेंट्स के पास जाऊँ, जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं फाउंडेशन में, उनसे मैं डाटा कलेक्ट करूँ, तो वो क्या होगा, प्राइमरी। बट अब मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि सबके पास इंडिविजुअली जाऊंगा। जो हमारा आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके पास ये डेटा सबसे पहले ही है, उसके पास ऑल टू डेट रिपोर्ट पड़ी है, तो मैं क्यों ना ये जाके इंस्टीट्यूट से ले लूँ। अगर मैं ये डाटा इंस्टीट्यूट से ले लेता हूँ, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। आगे क्या है, अब हम कलेक्शन कैसे करते हैं प्राइमरी डाटा की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी डाटा की, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास चार मेथड आते हैं प्राइमरी डाटा के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इंटरव्यू मेथड, उसके बाद है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, और क्वेश्चनरीज फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमिनेटर। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर भी ये तीन है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या होता है कि जिसके रिगार्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उससे डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली। मैं क्या करूंगा, जो रिस्पोंडेंट होगा उससे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। ये हम कब यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कब यूज करते हैं, नेचुरल कैलिमिटी में, जैसे कि अर्थक्वेक आया या साइक्लोन आया या कोई भी एपिडेमिक हुई लाइक प्लेग, ठीक है, तो हम उसमें इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसमें हम डाटा क्या होता है, मोर क्विकली एंड एक्यूरेट। अब देखिए, मैंने इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे को आपसे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मैं आपसे लूंगा तो मेरे को मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर मैं किसी और बंदे से लूंगा आपकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, मोर क्विकली एंड एक्यूरेट है। सेकेंड चीज, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब समटाइम क्या होता है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं होता कि मैं उस बंदे से मिलूं जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है या जिसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे रेल एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो लोग एक्सीडेंट से सफर करते हैं, मैं उनसे जाके तो नहीं पूछूंगा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो तो बेचारे सफर कर रहे होंगे, उनकी चोट वगैरह लगी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी वहाँ पे पर्सन एसोसिएट होते हैं, जो लोग वहाँ पे जा रहे होंगे या जिन्होंने उस हादसा को देखा होगा, उनसे वो वाली इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो दो क्लियर हो गए, हो गया पर्सनल इंटरव्यू मेथड, डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से लिया, और इनडायरेक्ट में जो मैंने जो जिनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके जो एसोसिएट लोग हैं उनसे लिया। और इसके एग्जांपल भी मैंने बता दिया, इसमें हो गया रियल एक्सीडेंट और इसमें हो गया नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, अगला है हमारे पास टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। ये क्या है, सबसे क्विक, वेरी, अगर मैं बात करूं सबसे क्विक कौन सा है, पर्सनल है, इनडायरेक्ट है, या फिर टेलीफोन है, तो आप बोलेंगे टेलीफोनिक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे को जिन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं उनको क्या करता हूँ, डायरेक्टली कॉल करता हूँ और उनसे वो डाटा ले लेता हूँ। ये क्या है, नॉन एक्सपेंसिव भी है। आप देखिए, मेरे को अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू में जाऊँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिजिकली ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मेरे पास कॉस्ट होगी। लेकिन अगर मैं टेलीफोन इंटरव्यू मेथड अप्लाई करता हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे वो वाली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। डन है, तो इसलिए हमारे पास सबसे क्विक और सबसे नॉन एक्सपेंसिव है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटरव्यू मेथड। अब अगला कौन सा था हमारे पास, मेल क्वेश्चनरी मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगा, और वो क्या करूंगा, लोगों को मेल कर दूंगा जिनकी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेट्स से मेरे को सीए स्टूडेंट्स की मैंने जैसे बात करी फाउंडेशन की, मेरे को उनका कोई डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगा और वो क्वेश्चन क्या करूंगा, उन तुम सबको ईमेल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा वाइडर कवरेज होगी यहाँ पे मेरे पास। क्यों, क्योंकि मैं जितने मर्जी लोगों को भेज सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस जो है वो सबसे मैक्सिमम होते हैं इसमें। ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों को मैं ईमेल तो भेज दूंगा, अब वो रिप्लाई करे या ना करे वो उनकी मर्जी है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करते नहीं है ना। ये हो गया हमारे पास मेल क्वेश्चनरी मेथड। और जो मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ उसी को हम कहते हैं क्वेश्चनरी। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, उसी को मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चनरी। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसको मैं एक तरह से समझाता हूँ आपको। देखिए, जब आप अपने क्लास में होंगे, आई डोंट नो कि आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं, कि अगर आपकी एक हाइट मेजर करनी होती थी या वेट मेजर करना होता था, तो आपको क्या करते थे, क्लास के बाहर लाइन लगवा देते थे
और उनके पास एक मेजरिंग टेप होती थी या फिर एक उनके पास वेट गेन वाली मशीन होती थी, उसमें आप लोग जाते थे और वो क्या करता था, एक बंदा होता था वो आपका ऑब्जर्व कर लेता था चीजें कि आपका वेट कितना है या आपकी हाइट कितनी है, उसी बेसिस पे वो आपका डेटा कलेक्ट करता था। तो ये चीज कब हुई हमारे पास, इसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, कि जिसके रिगार्डिंग मेरे को डाटा चाहिए मैं उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ और वो डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑल्दो दिस इज लाइकली टू बी बेस्ट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, बट क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेबरियस है एंड कवर ओनली अ स्मॉल एरिया। सिंस यहाँ पे देखिए मेरे को हर एक चीज को ऑब्जर्व करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है और ये बहुत स्मॉल एरिया को कवर कर पाएगा। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चनरी फील्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर। इसमें क्या होता है देखिए कि अब अगर मेरे को डेटा कलेक्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्यूमरेटर अपॉइंट करता हूँ। इन्यूमरेटर वो बंदा होता है जो मेरे बिहाफ पे जाएगा और डाटा को कलेक्ट करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में भी ये सर्वे होते हैं, कुछ लोग आते हैं वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कितने हैं, कितने लोग इनकम कमाते हैं। तो जो इंडिविजुअल आता है वो क्या होता है, इन्यूमरेटर होता है। वो क्या करता है, द इन्यूमरेटर क्या करता है, कॉन्टैक्ट द इन्फॉर्मेंट्स, गेट रिप्लाई टू द क्वेश्चंस कंटेन इन द शेड्यूल। अच्छा, वो जो क्वेश्चन बना के लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल, ठीक है। और वो क्या करता है, एंड फील देम इन देयर ओन हैंडराइटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा शेड्यूल होता है वो कौन फील करता है, क्या रिस्पोंडेंट करता है, द आंसर इज नो। वो कौन करता है, इन्यूमरेटर करता है। वो क्या रिस्पोंडेंट से पूछ लेता है कि क्या चीज है और वो खुद अपने हाथों से फील करता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। मैंने आपको बता दिया शेड्यूल कौन फिल करता है, इन्यूमरेटर, लेकिन क्वेश्चनरी जो कि यहाँ पे होता है मेल क्वेश्चनरी मेथड में, वो कौन करता है, रिस्पोंडेंट डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फिनिश हुआ। अब अगला है हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये क्या है, इंटरनेशनल सोर्सेज है। इनके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है कि कितने, हर एक स्टेट में पॉवर्टी क्या चल रही है, क्या एवरेज इनकम है लोगों की, इनके पास डेटा है। अगर मैं वो डेटा यूज कर लेता हूँ तो वो क्या है, हमारे पास सेकेंडरी सोर्स। ऐसे ही हमारे पास गवर्नमेंट के पास भी बहुत डेटा होता है, प्राइवेट एजेंसीज होती है, क्वैसी गवर्नमेंट जो सेमी गवर्नमेंट होती है उनके पास भी डेटा होता है। और देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं या पेपर रिसर्च करते हैं, उनके पास भी डेटा हमारा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेजरिंग टेप। मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट मेजर कर रहा हूँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की। तो ये कौन सा हमारे पास मेथड है, कौन सा मेथड है, ये प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। तो ये डाटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, ये पूछ रहे डाटा किस तरह से कलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन मेथड विच इज द प्राइमरी, ठीक है। द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यू मेथड से भी हो सकता है, क्वेश्चनरी से भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। तो आंसर क्या है हमारे पास, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब अगला है द क्विकेस्ट मेथड। सबसे क्विक मेथड कौन सा है प्राइमरी डाटा के अंदर। अब मेरे को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना, तो सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा, मैंने आपको बताया था कौन सा है, वो टेलीफोनिक, ठीक है। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डाटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। अगर कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, लाइक अर्थक्वेक आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, या फिर अभी इसके एग्जांपल क्या लिया था मैंने, अर्थक्वेक आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है या प्लेग हो जाता है, तो कौन सा आता है हमारे पास, तो कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, ठीक है। अगला है हमारे पास इन केस ऑफ रियल एक्सीडेंट इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ये भी चीज मैंने आपको ऊपर बता दी थी। हमारे पास नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कवर द वाइडेस्ट एरिया। सबसे वाइडेस्ट एरिया कौन सा कवर करता है, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, आप कॉल करके अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो, या मेल क्वेश्चनरी मेथड, या फिर आपने लोगों को मेल कर दिया, या डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड कि आप सबके इंडिविजुअली गए और सबसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें कवर होते हैं, ये मैंने बताया था मेल क्वेश्चनरी में। आप कितने भी हजारों, 2000, लाखों लोगों को एक साथ ईमेल करके भेज सकते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज मैक्सिमम, ये भी किसमें होते हैं, मेल क्वेश्चनरी मेथड में, ठीक है। डाटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। ये क्या किया, मैंने कोई डाटा को कलेक्ट किया कहाँ से, सेंसस रिपोर्ट से, तो वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा, सैंपल डाटा, सेकेंडरी डाटा, नहीं, ये क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा आर इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्स। हाँ, ये तो हो सकते हैं सेकेंडरी के लिए। इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेज, ये प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है, ये तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। प्राइमरी, प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्सेज, ये भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेज, तो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, बट हमारे पास
ए जो है मोस्ट एक्यूरेट है इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्सेज, तो हम इसको ए करेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, स्क्रूटिनी ऑफ डाटा। अब देखिए कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास अगर डेटा कलेक्ट होता है ना, आप उसकी एक बार स्क्रूटिनी कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि जो डेटा कलेक्ट किया मैंने वो एक्यूरेट है भी कि नहीं। क्या पता चला आपने कोई डेटा कलेक्ट तो कर लिया और आपने फिर उसके ऊपर आगे काम किया, उसको एनालाइज करा, प्रेजेंट करा, कंक्लूजन ड्रॉ करा, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया था वही गलत है। तो इसलिए बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द प्रोसेस यू शुड डू द स्क्रूटिनी ऑफ डाटा, कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मॉड्यूल में भी ये चीज़ बताई गई है। ये कहते हैं एक बंदे को अपनी इंटेलिजेंस से देख लेना चाहिए कि जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बंदे की हाइट मेजर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हाइट की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। अगर ऐसी मैं किसी एरिया की अगर मैं या फिर अगर मेरे पास देखिए दो डेटा है, मेरे पास एरिया भी गिवन है, पॉपुलेशन भी गिवन है और डेंसिटी भी। मैंने क्या किया, मैं किसी एरिया में गया, मैंने वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एरिया, पॉपुलेशन और डेंसिटी का डेटा लिया। बट हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि जो उन्होंने मेरे को डेटा दिया है डेंसिटी का, वो क्या सेम आ रहा है अगर मैं पॉपुलेशन को डिवाइड करूँ एरिया से। तो इससे क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा जो डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, देयर मे बी टू और मोर रिलेटेड सीरीज। हमारे पास एक या दो ऐसी सीरीज होनी चाहिए जो आपस में रिलेट करती हो, तभी तो आप उसके उसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी को हम रिलेट कर पाते किससे, पॉपुलेशन और एरिया से। इस करके हमने यहाँ पे क्या करा, स्क्रूटिनी कर पाए डेटा की। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या। इंटरनल कंसिस्टेंसी of the collected data can be checked when internal data are given, two or more series are given, external data are given, a number of related series are given। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे टी। अब देखो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, टू और मोर सीरीज आर गिवन, तभी भी ये भी तो आंसर हो सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेट्स से मैंने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उनके हाइट के रिगार्डिंग और उनके वेट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये मैंने डेटा कलेक्ट किया 100 स्टूडेंट्स का। तो क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि ये डाटा करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट हर एक स्टूडेंट का। द आंसर इज नो। क्यों, ये सीरीज तो है दो, मेरे पास दो सीरीज तो है, बट क्या ये आपस में रिलेटेड है। द आंसर इज नो। अब जरूरी तो नहीं है ना किसी की हाइट अगर इतनी है तो वेट इतना होना चाहिए, या किसी का वेट इतना है तो हाइट इतनी होनी चाहिए, नहीं। मैं डाटा को कब इंटरनली चेक कर पाऊंगा, जब मेरे पास रिलेटेड सीरीज हो जो आपस में रिलेट करती हैं सीरीज, अगर मेरे को वो गिवन होगी देन आई कैन चेक द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कैन बी वेरीफाइड बाय इंटरनल चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग, स्क्रूटिनी एंड बोथ एंड भी। तो हमने तो स्क्रूटिनी के बारे में पढ़ा ये चीज। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अगर मेरे को डाटा को क्लासिफाई करना है या उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल और टाइम सीरीज डाटा। इसमें नेम ही बता रहा है क्या होगा हमारे पास, हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। जैसे कि अगर मेरे को पॉपुलेशन देखनी है 2001 में कितनी है, 2 में कितनी है, 3 में कितनी है, ये क्या होगा हमारे पास, क्रोनोलॉजिकल और टाइम सीरीज डाटा। अगर यही चीज मेरे को जियोग्राफिकल वाइज देखनी है या स्पैटियल, ये दोनों वर्ड याद रखना, जियोग्राफिकल या स्पैटियल, तो वो क्या होगा हमारे पास स्टेट के बेसिस पे, मतलब किसी रीजन के बेसिस पे अगर मैं डेटा को डिवाइड करता हूँ तो उसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल और स्पैटियल सीरीज डाटा। अगर मैं क्वालिटेटिव या फिर जिसे हम ऑर्डिनल भी कहते हैं उसके बेसिस पे डिवाइड करता हूँ, मतलब एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड करता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूटल। जैसे कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की कितनी है। ठीक है, अगर ये मैं क्वांटिटेटिव या कार्डिनल क्लासिफिकेशन कब कहता हूँ, जब मैं किसी वेरिएबल के बेसिस पे करता हूँ। जैसे कि एक हमारे पॉपुलेशन में 1 से लेके 50 तक का वेट कितने लोगों का है, उनकी पॉपुलेशन 51 से लेके 100 का कितना है, उनकी 100 से लेके 150 कितने लोग हैं, उनके अगर मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ तो उसका क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव या फिर कार्डिनल। तो इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, सिंपली है ये। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो हम टाइम के बेसिस पे करते हैं, जियोग्राफिकल मतलब जो हम रीजन के बेसिस पे करते हैं, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल जो हम एट्रीब्यूट के बेसिस पे करते हैं, और क्वांटिटेटिव या कार्डिनल जो हम वेरिएबल के बेसिस पे करते हैं। अगर आपको ये नाम भी पता है तो आप इजीली गैस कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है,
अब अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिगार्डिंग। ठीक है, अभी हमने डाटा कलेक्ट भी कर लिया, अब इस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया इसको क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं प्रेजेंट, देखिए सबसे पहले हमारे पास टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। अब डायग्रामेटिक के अंदर भी तीन चीजें हैं, लाइन डायग्राम और जिसे हम हिस्टोरियोग्राम भी कहते हैं, बार डायग्राम और पाई चार्ट। पहले तो आप इसको माइंड में बिठाइए आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो कैसे रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। और डायग्रामेटिक के अंदर भी तीन आ रहे हैं, लाइन डायग्राम जिसे हम हिस्टोरियोग्राम भी कहते हैं, और उसके अंदर भी चार हैं। फिर उसके बाद बार डायग्राम जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है हॉरिजॉन्टल बारग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम, और फिर अगला है हमारे पास मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम, कंपाउंड कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बारग्राम, बार ग्राफ एंड डिवाइडेड और परसेंटेज। ठीक है, और अगला है हमारे पास पाई चार्ट। इसको एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्सचुअल की। टेक्सचुअल क्या होता है, अगर कोई भी चीज आपकी पैराग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूज़पेपर में होता है कि उन्होंने टेक्सचुअली प्रेजेंट किया होता है कि कोई भी चीज अगर पैराग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है तो क्या हो जाता है आपके पास टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अगर वही चीज को मैं डेटा को अगर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ एक टेबल के फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं हम, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे फोकस करिए। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो इट हैज 5 पार्ट्स। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं, बट आप याद कर लीजिए कि एक टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट। सबसे पहले क्या होता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड में क्या होते हैं, एंटायरी अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड कॉलम एंड सब कॉलम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलोंग विद द कैप्शन। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, अब जैसे आपका अकाउंट्स है उसमें आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सबसे ऊपर लिखते हैं ना सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और फिर यहाँ पे अमाउंट, और उसके ऊपर भी हल्का सा आप ऐसा साइन पा के लिखते हैं, रुपीज का साइन डाल के, इन करोर्स है ना, या फिर इन मिलियन, जो भी आपकी अमाउंट होती है। तो वो जो भी ऊपर वाला पार्ट होता है टेबल का उसको ही हम क्या कहते हैं, बॉक्स हेड। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉलम, सब कॉलम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया कि होता क्या है। अगला हमारे पास कैप्शन। कैप्शन क्या होते हैं, देखिए आपको इसको ऐसे याद रखना है, सी से कैप्शन और सी से कॉलम एंड सब कॉलम। ठीक है, तो जो अपर पार्ट ऑफ द टेबल होता है जहां पे कॉलम या सब कॉलम होता है, अब हमारा कॉलम कैसा होता है, ऐसे सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट, जैसे कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलम एंड सब कॉलम, ये दोनों चीज, ये क्या है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शन। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप्स किसे कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रो। लेफ्ट पार्ट, सबसे पहले ये लेफ्ट पार्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रो कि रो में क्या है हमारे, जैसे कि ये टेबल में ये बता रहा है कि 2009 में मेल कितने थे, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं जो कि मेंबर है टीयू के, और नॉन मेंबर कौन से हैं, अगेन मेल, फीमेल और टोटल। तो ये जो हमारी जो रो डिस्क्रिप्शन देता है रो के रिगार्डिंग, वो क्या होता है हमारा स्टेप्स। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गया। और बॉडी क्या होती है, तो सिंपल है, मेन पार्ट ऑफ टेबल डेट कंटेन न्यूमेरिकल डाटा। ये क्या हो गया आपका पूरा बॉडी पार्ट हो गया, बॉडी हो गया टेबल का। और उसके बाद अगला है हमारे पास फुट नोट। फुट नोट यहाँ पे सबसे एंड में गिवन होता है बेसिकली यहाँ पे, कि वो बताता है कि आपका सोर्स क्या है, ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया है या फिर प्रेजेंट किया है यहाँ पे, वो कहाँ से लिया है आपने। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। मैं अगेन बता देता हूँ एक सिंपल वे में, समराइज वे में। टेक्सचुअल क्या होता है हमारे पास, जब हम पैराग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर के 5 पार्ट होते हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास बॉक्स हेड, जिसमें क्या होता है कॉलम या सब कॉलम के बारे में बताया होता है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताया होता है। कैप्शन सी से और कॉलम एंड सब कॉलम के जो इंफॉर्मेशन देता है। स्टेप्स क्या होते हैं, लेफ्ट पार्ट, जो भी लेफ्ट पार्ट होता है जो किसके बारे में बताता है, रो के बारे में, उसको कहते हैं हम स्टेप। बॉडी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करती है, और फुटनोट जहां पे सोर्स ऑफ डेटा आता है। अब मैं एक चीज बताऊंगा, आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे एक्यूरेट और सबसे बेस्ट, सबसे एक्यूरेट और सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सी है, वो हमारी टेबुलर है। देखिए आप एक्यूरेटली देख सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और सबसे बेस्ट वे क्या कौन सा है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो है हमारा टेबुलर। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेक्सचुअल, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। ट्रू है, करेक्ट है तो, ठीक है। फॉर टेबुलेशन, कैप्शन इज, कैप्शन क्या होता है? कैप्शन मतलब कॉलम, कॉलम के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन देता है। द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम। डी आंसर हो गया हमारे पास। स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप क्या होता है? लेफ्ट पार्ट जो कि रो के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रो, तो आंसर इज डी, ठीक है। अगला क्या है? द एंटायर अपर पार्ट ऑफ अ टेबल, जो पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ पे आती है? वो कहाँ पे आती है? हमारी बॉक्स हेड में, सबसे ऊपर। उसके बाद इन टेबुलेशन, सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा कहाँ पे आता है? वो आता है हमारे पास फुट नोट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन? अनट्रू मतलब जो सच नहीं है, सच नहीं है मतलब जो चीज फॉल्स है ना। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिक्वायर टेबुलेशन, हाँ, अगर आप टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नोट कॉलम, क्या वो सिर्फ आपको रो के बीच में कंपैरिजन करने देता है, कॉलम के बीच में कंपेयर नहीं करने देता? नहीं। जैसे कोई भी डेटा होता है तो वहाँ पे मैं कॉलम के बेसिस पे तो कंपेयर कर सकता हूँ कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कैसे हैं, ये मैं कॉलम के बेसिस पे तो कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो अनट्रू कौन सा हो गया आपका यहाँ पे? बी। और आप ये भी देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये तो ट्रू है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिक्वायर टेबुलेशन, हाँ, अगर आपको डेटा को डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट करना है तो आपको टेबल बनाना ही पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में कि सोर्स ऑफ डेटा कहाँ पे मेजर करते हैं? फुट नोट में, ठीक है। अगला क्या है? द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, मैंने अभी बताया कि सबसे एक्यूरेट वे कौन सा है, सबसे एक्यूरेट भी और सबसे बेस्ट भी कौन सा है? वो टेबुलेशन। ये आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब अभी तक हमने कौन से डिस्कस कर लिए? एक टेक्सचुअल भी पूरा कर लिया, टेबुलर भी कर लिया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायग्रामेटिक, ठीक है। सबसे अट्रैक्टिव चीजें, अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई भी चीज देखिए, डाटा को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? एक तो अट्रैक्टिव होता है, और सबसे मेन चीज, वो कोई सिंपल आदमी जिसको नॉलेज भी नहीं है ज्यादा, वो भी उस डाटा को समझ सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, एनी हिडन ट्रेंड प्रेजेंट इन द गिवन डाटा कैन बी नोटिस ओनली इन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब देखिए, अगर मैं आपको टेबल की एक टेबल दिखाऊं कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं, तो आपके लिए कोई भी ट्रेंड पता करना है कि इस टेबल में कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो वो क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं यही डाटा को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये डेटा किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बट आपको एक चीज जो नोटिस करनी है, इट इज अ लेस एक्यूरेट कंपेयर टू टेबुलेशन। मैंने इस चीज को बता दिया कि सबसे एक्यूरेट वे कौन सा है हमारे पास, वो है टेबुलेशन, ठीक है। अब हमारे पास डायग्रामेटिक के अंदर कितने टाइप आते हैं? लाइन डायग्राम, जिसे हम हिस्टोरियोग्राम भी कहते हैं, बार डायग्राम और पाई चार्ट। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन डायग्राम या हिस्टोरियोग्राम क्या होता है। लाइन डायग्राम और हिस्टोरियोग्राम, इसके अंदर भी चार टाइप आते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लाइन डायग्राम, उसके बाद लॉग या रेशो या मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस चार्ट। एक एक करके समझते हैं सबको क्या होता है। अगर मैं बात करूँ लाइन डायग्राम या जिसे हम हिस्टोरियोग्राम भी कहते हैं, तो हम कब यूज करते हैं इसको? हम यूज करते हैं अगर हमें कोई भी डेटा को, अगर हमें ओवर द टाइम पीरियड के साथ रिप्रेजेंट करना हो, तब हम क्या करते हैं? लाइन डायग्राम को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की जो टाइप है, सबसे पहले लाइन डायग्राम देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वो इजीली समझ आ जाएगा। 2009 में कितना प्रॉफिट था? 5 लाख रुपीज, ठीक है। 2010 में ये था, 2011 में ये था। ये क्या है? सिंपल लाइन डायग्राम हमारे पास है, ठीक है। अगर अगर जो हमारे पास डेटा है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन, तब हम क्या यूज करते हैं? देन वी यूज लॉग चार्ट या रेशो चार्ट। हम लॉग चार्ट को ही रेशो चार्ट बोलते हैं। ये चीज देखिए, जैसे कि लेट्स से 2009 में शेयर का प्राइस 10 रुपए था, 10 में 100 रुपए, 11 में 1000 और 12 में 10,000 रुपए। तो अब देखिए इसको मैं देयर इज अ वाइडर रेंज, ये इसके बीच में जो फ्लक्चुएशन है डेटा में वो बहुत ज्यादा है, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। देखिए आप कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। तो अगर मेरे को ये चीज रिप्रेजेंट करनी है, वो भी एक टाइम इंटरवल के साथ, तब मैं क्या यूज करता हूँ? लॉग चार्ट या जिसे हम रेशो चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ क्यों? जो मेरे पास डेटा होगा, शेयर प्राइस है जैसे, उसका मैं लॉग ले लेता हूँ, और उसको जो मेरे पास लॉग आया, इसको मैं न्यूमेरिक टाइम पीरियड के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, फॉर वाइडर फ्लक्चुएशन
विच टाइप ऑफ चार्ट वी यूज, तो आप बोलेंगे लॉग चार्ट, ठीक है, या रेशो चार्ट। अगला है फॉर 2 और मोर सीरीज ऑफ सेम यूनिट मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड। देखिए अगर आपके पास 2 या 3 सीरीज को दो तीन डाटा को एक साथ आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीपल लाइन चार्ट के साथ। इसको मैं समझाता हूँ। देखिए अगर मैं आप मेरे को बताना हो कि 2012 में वीट की प्रोडक्शन कितनी हुई और राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट क्यों, क्योंकि सेम यूनिट है। वीट को मैं किस में मेजर करता हूँ, मैट्रिक टन में, राइस को भी मैं किस में मेजर करता हूँ, मैट्रिक टन में। लेकिन अगर इन दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट होती तब मैं क्या यूज करता, तब मैं यूज करता मल्टीपल एक्सिस चार्ट। वो मैं अगला क्लासिफिकेशन है वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, बट ये चीज आप ध्यान रखिए। फॉर सेम यूनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट। देखिए 2012 में मेरे पास वीट की प्रोडक्शन कितनी थी, 12। 2013 में वीट की प्रोडक्शन कितनी थी, 15 और 18 और 19, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइस को, सॉरी वीट को। अगर हम 2012 में मेरे को राइस की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो कितनी है, 25, फिर 30 है, फिर 32 है, फिर 36 है 2015 में। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, राइस को, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली वीट को और ऊपर वाली राइस को। इसको हम कहते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, सेम है। बट अगर हमारे पास 2 और मोर सीरीज को हमने रिप्रेजेंट करना है जिनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट है, तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। इसका एग्जांपल, हाँ जी, इसका एग्जांपल ये है। जैसे कि लेट्स से मेरे को रिप्रेजेंट करना है टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम किस में नोट करते हैं, सेल्सियस में। और रेनफॉल को किस में मेजर करते हैं, तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं और रेनफॉल को मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिफरेंट है, टेम्परेचर की सेल्सियस है और रेनफॉल की मिलीमीटर है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मल्टीपल लाइन एक्सिस से, चार्ट से नहीं, चार्ट फॉर द सेम यूनिट और एक्सिस फॉर द डिफरेंट यूनिट। अब ये देखिए अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है मंडे को रेनफॉल कितनी हुई और टेम्परेचर कितना था, तो ये जो रेड वाला पोर्शन है लेफ्ट साइड में मैंने इसको टेम्परेचर दिया हुआ है और राइट साइड में मैंने यहाँ पे रेनफॉल रिप्रेजेंट कर रखी है। मंडे को मेरे पास टेम्परेचर कितना था, 22 डिग्री, और मंडे को ही मेरे पास रेनफॉल कितनी हुई, मंडे को ही मेरे पास रेनफॉल कितनी हुई, ये अराउंड 4 और 6 के बीच में, अराउंड 5 ही है ना, हाँ कितनी हुई, 5 है ना। और ऐसी ट्यूसडे को मेरे पास टेम्परेचर कितना था, ट्यूसडे को मेरे पास टेम्परेचर था, अगर मेरे को टेम्परेचर देना है वो लेफ्ट साइड कितना है, 24, और रेनफॉल कितनी हुई, यहाँ पे रेनफॉल कितनी हुई, यहाँ पे ये अराउंड 10, ठीक है। तो आपको अगर ऐसी किसी 2 सीरीज में जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिनका डिफरेंट है अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या यूज करते हैं, मल्टीपल लाइन एक्सिस। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, द चार्ट दैट यूजेस लोगरिथम ऑफ द वेरिएबल, वो क्या होता है, लॉग चार्ट या फिर रेशो चार्ट। ऑप्शन बी, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर, कब अप्लाई करता है, जब 2 या मोर सीरीज हो जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो, सेम हो। 2 or more series related to a series when variable are expressed in the same unit, ठीक है। मल्टीपल लाइन एक्सिस कब, देयर इज मोर देन वन टाइम सीरीज, यस, द यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, यस, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेक्सचुअल टेबलर हो गया था, डायग्रामेटिक में हमारा लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम ये पूरे कवर हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास बार डायग्राम। बार इन अ सिंपल मैनर में अगर मैं बताऊं, बार डायग्राम क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल शेप का होता है जिसकी विड्थ तो इक्वल होती है लेकिन लेंथ जो है वो वेरी करती है, और इसको हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में, ठीक है। अब ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम हॉरिजॉन्टल का भी यूज करते हैं और वर्टिकल का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, आप जब 1 2 लिखते थे बचपनों में कैसे लिखते थे, 1 2 3 4, मतलब वर्टिकल में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल 1 2 3 लिखना होता तो आप कैसे लिखते थे, वर्टिकल। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब आपको वर्टिकल कब यूज करना है, वर्टिकल बार डायग्राम तब यूज करना है जब आपको कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और आप एबीसीडी कैसे लिखते थे बचपनों में, ए बी सी डी, मतलब हॉरिजॉन्टली। अगर आपको कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करनी है, मतलब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है तो वो हॉरिजॉन्टल आएगी। अब एक चीज याद रखना, बस एक इस चीज को याद रख लीजिए, वर्टिकल को हम क्वांटिटेटिव के लिए तो यूज करते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई भी चीज मेरे को टाइम के साथ टाइम रिप्रेजेंट करना है तब मैं क्या यूज करता हूँ, वर्टिकल।
और अगर वैसे ही क्वालिटेटिव, अगर मेरे को कोई भी डाटा क्वालिटेटिव है और उसके साथ साथ जियोग्राफी या लोकेशन के साथ रिप्रेजेंट करना है, जिसे हम स्पेशल भी कहते हैं, तो क्या यूज करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वही है, ये लिखा हुआ है। बार डायग्राम दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या लगता था, एबीसीडी मतलब क्वालिटेटिव। ठीक है, और क्वालिटेटिव के साथ साथ मैंने क्या बोला था, स्पेस या ज्योग्राफी के साथ आपको कोई चीज रिप्रेजेंट करनी हो। और वर्टिकल 1 2 3 4 मतलब क्वांटिटेटिव, या तो कोई टाइम सीरीज के साथ हमें कोई डाटा रिप्रेजेंट करना हो। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे टाइम सीरीज है 2009 10 11, तो ये आपके जो बार डायग्राम बने, ये कैसे बने हैं, वर्टिकल बने हैं। ठीक है, और ये चीज अगर मेरे को कोई चीज लेट से क्वालिटेटिव डाटा है, कलर हो गए रेड येलो ग्रीन येलो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को पसंद है, तो इसके लिए मैंने कौन सा यूज किया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा यहां से कि हम कौन कौन से बार डायग्राम किस कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम, इसको हम कब यूज करते हैं, अगर हमें कोई भी सीरीज को कंपेयर करना है, कोई भी सीरीज को अगर हमें कंपेयर करना है, तब हम कौन सा यूज करते हैं, मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम। दोनों एक ही नेम है। अब ऑप्शन में पता क्या करेगा, वो मल्टीपल भी दे देगा और ग्रुप बार डायग्राम भी दे देगा, और ऑप्शन सी दे देगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन को छोड़ दे देगा। तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम दोनों का सेम है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये क्या होता है, these are applied for representing data divided into number of component। अगर एक डाटा का मेरे को नंबर ऑफ कंपोनेंट भी बताना है कि इस डेटा में इस ये कंपोनेंट अलग है, ये कंपोनेंट अलग है, तब मैं कौन सा यूज करता हूँ, कंपोनेंट और सब डिवाइडेड। और अगर मेरे को कोई भी बार चार्ट को परसेंटेज के फॉर्म में भी दिखाना है, तब मैं कौन सा यूज करता हूँ, डिवाइडेड बार चार्ट या फिर परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल एंड ऑल्सो रिलेटिंग ऑफ कंपोनेंट टू द होल। अच्छा, कि एक कंपोनेंट अपना कंपोनेंट कितना है और वो टोटल कंपोनेंट का क्या प्रतिशत है, क्या परसेंटेज है। इसको देखियो, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता चलता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल और ग्रुप्ड, ये कब यूज होता है, रिलेटेड सीरीज के लिए। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए वही वाला 2012 में वीट की प्रोडक्शन इतनी हुई थी, राइस की इतनी हुई। तो ये जो हमारे पास ब्लैंक वाला बार है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइस को, और जो लाइन वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वीट को। तो देखिए अगर आपको कोई भी सीरीज को कंपेयर करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम। ठीक है, मल्टीपल या ग्रुप बार डायग्राम, जब आपको 2 या 3 चीजों को 2 सीरीज को कंपेयर करना है। अगला है हमारे पास कंपोनेंट और सब डिवाइडेड। कंपोनेंट सब डिवाइडेड कब हम यूज करते हैं, जब हमें रिप्रेजेंट करना हो कि डाटा फॉर रिप्रेजेंटिंग डाटा डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट। देखिए कैसे, अब मेरे पास ये है प्रोडक्शन, वही वीट की और राइस की। अब मेरे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, ये देखिए टोटल तो मेरे पास 12 और 25 कितने होते हैं, 37। मेरे पास 37 मैट्रिक टन की पूरी प्रोडक्शन हुई है, जिसमें से 12 हुई है मेरे पास 12 हुई है मेरे पास वीट की, और 25 हुई है मेरे पास राइस की। ऐसी 2013 में, मतलब इसमें क्या किया मैंने, एक ही बार डायग्राम में डिवाइड करके दिखा दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट या सब डिवाइडेड। हमने क्या लिया, टोटल प्रोडक्शन ली और उसमें से कौन सा कितना है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कहते हैं कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद है डिवाइडेड या परसेंटेज बार ग्राफ। इसमें क्या होता है कि आप हर एक को एज अ परसेंटेज दिखाएंगे। अगर लेट से अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास टोटल प्रोडक्शन हुई थी 37 टन की, उसमें से वेट की कितनी परसेंटेज हुई थी, वेट की कितनी परसेंटेज हुई थी, ये हम चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइड बाय 37 मल्टीप्लाई विद 100, कितना आया ये, 32%। 32% हमारे पास जो प्रोडक्शन हुई थी वो वीट की हुई थी, और रेस्ट कितनी हुई थी, राइस की। तो ऐसे ही करूंगा मैं, जो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्शन है, यहाँ पे मैं 32, मतलब ये देखिए 20 और 30 के बीच में 32 तक, 32 तक तो मैं 32 तक तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, वीट को, और उसके बाद जितने भी बचा वो किसका हुआ होगा, राइस का। सिमिलरली 2013 में कितनी मेरे पास प्रोडक्शन हुई थी, 2013 में 15 की, 15 और राइस की कितनी हुई थी 30, तो मेरे पास टोटल कितनी हुई थी 45। अब 15 कितना है, 15 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 45, 15 डिवाइड बाय 45 कितना है, 33.33 आ जाएगा। ठीक है, तो जब 33.33
ये देखिए ये भी इसके बीच में आसपास आएगा। 33 तक मेरे पास क्या आ जाएगा, वीट, और उसके बाद कितना आ जाएगा टोटल, राइस का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडेड या परसेंटेज बार ग्राफ में हर एक कंपोनेंट को एज अ परसेंटेज शो करते हैं, लेकिन कंपोनेंट और सब डिवाइडेड में क्या करते हैं, सिर्फ उसकी यूनिट जो पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको शो करते हैं कि ये 12 kg हुआ, ये 25 हुआ, ये 15 हुआ, ये 30 हुआ, ये 18 हुआ, ये 32 हुआ। और डिवाइडेड और परसेंटेज में हम एज अ परसेंटेज शो कर देते हैं बार ग्राफ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या क्लियर हो गया, टेक्सचुअल टैबलर तो हो गया, डायग्रामेटिक में ये सारे हो गए, और बार डायग्राम में हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल कब होता है, इसको हम यूज कब करते हैं, मल्टीपल कब होता है, कंपोनेंट कब होता है, और डिवाइडेड कब होता है। अब हमारे पास क्या बचा, पाई चार्ट। इसके रिगार्डिंग पहले कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम कब यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ए बी सी, मतलब जब हमें कोई भी क्वालिटेटिव डाटा देना हो, या तो कोई भी डाटा विच इज वेरी ओवर द स्पेस, मतलब कि टाइम, स्पेस मतलब ज्योग्राफी, तो क्या होगा आपका ए एंड सी बोथ। ठीक है, वर्टिकल बार डायग्राम, वर्टिकल लाइक ऐसे, ये कब हम यूज करते हैं, जब डाटा आर क्वालिटेटिव नहीं, जब व्हेन द डाटा आर क्वांटिटेटिव एंड व्हेन डाटा वेरी ओवर द टाइम, तो ये क्या होगा आपके पास डी। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, जब मुझे दो और मोर रिलेटेड सीरीज को कंपेयर करना है, जब मुझे कंपेयर करना है तब मैं कौन सा यूज करता हूँ, मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप बार चार्ट, और दोनों क्या होते हैं, सेम ही तो होते हैं भाई। तो ये क्या आएगा आपके पास, बोथ, मतलब सी, आंसर क्या होगा सी, या तो ए या तो बी, क्योंकि दोनों एक ही तो चीज है। अगला क्या है, डिवाइडेड बार चार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसीडर फॉर, कब हम यूज करते हैं, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल और द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल। अब मेरे को कोई भी दो वेरिएबल को पहली बात क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपोनेंट को कंपेयर करना है, और दूसरी चीज वो एज अ होल टोटल का क्या परसेंटेज है उसको बताना है, तो मैं क्या यूज करता हूँ, डिवाइडेड बार चार्ट। तो आंसर क्या होगा मेरे पास डी। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी वैसे बताया हुआ था, ये देखिए, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट और रिलेशन ऑफ द कंपोनेंट एज अ होल। ठीक है, तब मैं क्या यूज करता हूँ, डिवाइडेड और परसेंटेज बार ग्राफ। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो लास्ट डायग्रामेटिक बचा है, उसके बाद हमारे पास सारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, वो है हमारे पास पाई चार्ट। सो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास पाई चार्ट। ठीक है, तो हम पाई चार्ट को कैसे दिखाते हैं कि देखिए, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटेड डाटा, और इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है इट इज यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटेड डाटा इन रिस्पेक्ट टू टोटल। अगर मुझे किसी भी डेटा को एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, और ये चीज देखनी है कि हर एक कंपोनेंट उस टोटल से कितना रिलेटिव है, उस टोटल का कितना परसेंटेज है, हर एक कंपोनेंट उस टोटल का कितना परसेंटेज है, और इस चीज को मुझे सर्कल में रिप्रेजेंट करनी है, देन आई यूज पाई चार्ट। ठीक है, और इसको हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है, जैसे कि हमारे पास डेटा गिवन है फॉर द दिस इज डाटा फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जैसे कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसको ये जो भी इसकी वैल्यूज गिवन है, हम उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री में। वो कैसे करते हैं, सेगमेंट वैल्यू, ये जो हमारे पास सेगमेंट वैल्यू है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 360। जैसे इन सबका टोटल हमारे पास यहाँ पे 540 है। ठीक है, अगर मेरे को कस्टम को देखना है कि कितना डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट वैल्यू 80 है, टोटल कितना है 540 मल्टीप्लाई विद 360, ये अप्रोक्स कितना आएगा 53.33 डिग्री। ठीक है, तो इतने डिग्री का मैं एक सर्कल जब ड्रॉ करूंगा तो इतना डिग्री जो है वो कस्टम होगा। इसी तरह मैं एक्सरसाइज का निकालूंगा, इनकम टैक्स का निकालूंगा, और उस तरह करते हुए जाऊंगा। तो ये भी जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होगी उसी को हम कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, आपने जैसे ये प्रेजेंट कर दिया, अभी ये जो है आपका एंगल बन रहा होगा कस्टम का, जैसे मैंने निकाला था, ये बन रहा होगा 53 के आसपास। ठीक है, और आपने हर एक का एंगल निकाल लिया। एंगल निकालने के बाद अब आप ये चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो कस्टम है वो टोटल, इस टोटल में से कितना परसेंटेज है, हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो इस टोटल रिवेन्यू में से कितना परसेंटेज है। तो इस वही चीज मैंने बोली, अगर आपको कोई भी डेटा को सर्कल फॉर्म में और वो कैसे रिलेट करता है टोटल से, उस चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसको यूज करते हैं, पाई चार्ट को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। पाई चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, द आंसर इज यस, ये तो पूरा करेक्ट है। रिप्रेजेंटिंग
क्वालिटेटिव डाटा, क्या मैं क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं, इसके लिए तो मेरे को पक्का न्यूमेरिकली चाहिए होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा इन अ सर्कल, अगर मुझे कोई भी क्वांटिटेटिव डाटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करना है उसके लिए यूज होता है? हाँ होता है, बट इसकी एक और कंडीशन होनी चाहिए थी, अगर मेरे को उसको पूरा उसका क्या रिलेशन है इन रिलेशन टू टोटल, वो टोटल का कितना पार्ट है वो भी रिप्रेजेंट करना है, तब मैं यूज करता हूँ। तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं है और डी तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्या है, cost of sugar in a month under the head raw material, labor, direct production and others were these units respectively, ठीक है। what is the difference between the central angle for the largest and the smallest component of the cost of sugar, ठीक है, कि सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ शुगर के जो हमें वो निकालने हैं सेगमेंट एंगल और उसका डिफरेंस बताना है। तो बताइए लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट कॉस्ट होगी उसका ही लार्जेस्ट सेगमेंट बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ ये 35 वाला, ये लार्जेस्ट है हमारे पास, तो ये क्या बनेगा 35 डिवाइड बाय टोटल कितना हो रहा है इसका 12 20 35 12 20 35 23 कितना आया ये आपके पास 90, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 360 के साथ, ये आ गया लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का एंगल क्या बनेगा, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होगा क्या है वो 12, तो 12 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये कितना आएगा आपके पास 35 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, कितना आया ये आपके पास 33 139 विच इज अराउंड 140 है ना। और ये कितना आएगा 12 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज 48, तो 140 माइनस 148 विच इज 92, तो क्या आपके पास आंसर आ गया डी, ठीक है। A suitable graph of for representing the portioning of total into sub part in statics, उसे क्या बोलते हैं पाई चार्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्या है, ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, ये बताएंगे आप मेरे को कि हिडन ट्रेंड इफ एनी इन अ डाटा कैन बी नोटेड इन, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि हिडन ट्रेंड किस में होता है, आप आंसर दीजिए इसका, और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि हिडन ट्रेंड किस में पता चलता है हमें डायग्रामेटिक में। अगला क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज डन बाय, डायग्राम से कर सकते हैं, पिक्चर से कर सकते हैं, चार्ट से कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका ऑल ऑफ द अबव। द बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है प्रेजेंटेशन का, इसका भी आंसर दीजिए, क्या है हमारे पास सॉरी बी टेबुलर, कि सबसे एक्यूरेट एंड बेस्ट मेथड कौन सा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो क्या है टेबुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव की अगर मैं बात करूं अट्रैक्टिव कौन सा, वो तो मैंने बोला डायग्रामेटिक ही है। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो मेजर थ्योरी थी वो कवर होती है। अब बड़ा सिंपल सा है और इसमें थोड़ा आपको समझ भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। अब अगला क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी कितनी टाइप ऑफ सीरीज होती है, तो हमारे पास तीन होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल डाटा की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स की बात करूँ, मैं पता करूँ कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए हैं, तो लेट्स से पहले स्टूडेंट के 9 आए हैं आउट ऑफ 10, फिर 8 7 3, किसी के 2, किसी के 5, ऐसे में सीधा डाटा कलेक्ट कर लूँ, उसे क्या कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी लेता हूँ कि 0 कितने बच्चों के आए हैं, एक नंबर कितने के आए हैं, 2 कितने के आए हैं, 3 कितने के आए हैं, और जितनी बार नंबर ऑफ रिपीटेशन वो होती है उसके आगे मैं लिखते जाता हूँ, इसे कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और अगली हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो सबको पता है कि हम एक इंटरवल बना लेते हैं इसमें, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और हम उसके आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं कि कितने बच्चों के इस नंबर के बीच में आए हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जो सीरीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है नॉन ओवरलैपिंग और एक होती है ओवरलैपिंग, या फिर आप नॉन ओवरलैपिंग को ये भी कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव। इसे हम इंक्लूसिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें अपर लिमिट होती है ना ये वाली, ये इसी में आ रही होती है। देखिए जैसे 0 to 10, जो 10 होगा ना वो यहीं पे आएगा, 11 to 20, जो 20 होगा वो इसी इंटरवल में आएगा। बट जो हमारी एक्सक्लूसिव होती है वो क्या करती है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करती है। अभी जो 10 है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा अगली में। ये 20 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो अगली में आएगा। तो मतलब पहले में कहाँ तक आएगा 9.99999 9.999 तक आएगा, लेकिन जैसे 10 नंबर आएगा वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले में, ना कि इसमें, ठीक है। और अगर मैं एक चीज बताऊं,
आपको ये नॉन ओवरलैपिंग से अगर ओवरलैपिंग में जाना है, अगर आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है तो आप क्या करते हैं, अपर लिमिट और अपर लिमिट में 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आपको पता है यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने करके दिखाया है, जैसे कि इफ क्लास इंटरवल इज 10 to 14, ये सब है। देन फर्स्ट क्लास क्या, फर्स्ट क्लास को आप कैसे बनाएंगे, उसमें इसमें से 0.5 जाएगा 9.5 और 14 में ऐड होगा 14.5, ठीक है। तो आंसर बी आ जाएगा आपके पास जब हम इसे एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। डन। अगला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जैसे मैंने भी बताया अभी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। मैं अभी पता नहीं एक पेपर देख रहा था पास्ट ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ऑप्शन में ये गिवन था नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। हम यही तो करते हैं, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं कहूँ 2 3 4 5, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 10 स्टूडेंट के आए हैं। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 7 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटिंग, वही तो है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, उसी को अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डन। अगला हमारे पास क्या है कि अनग्रुप्ड क्या होता है, जिसे हम अनग्रुप्ड को क्या कहते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल ही है, इसको डिस्क्रीट को ही बोला गया है, जो मैंने भी डिस्क्रीट समझाया। और ये होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब वही एक्स और एफ गिवन होता है आपको, और यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इंटरवल गिवन होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब ये दो तरह की हो सकती है, नॉन ओवरलैपिंग भी, ओवरलैपिंग, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ठीक है। अभी जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको कभी भी ये निकालना है ना, क्लास लिमिट निकालनी है किसी भी क्लास इंटरवल की, अगर आपको क्लास लिमिट निकालनी है ना, तो बस आपको ये चीज सोचना ही नहीं है कि सीरीज इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। आपको जस्ट देखना है कि इंटरवल क्या है और उसकी क्लास लिमिट लिख देनी है, ठीक है। जस्ट लुक एट द क्लास इंटरवल एंड राइट। बट अब ध्यान से सुनना, अगर आपको क्लास बाउंड्री निकालनी है तो आपको पहले सीरीज क्या बनानी पड़ेगी, एक्सक्लूसिव, और उसके बाद राइट करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास सीरीज जो है वो पहले से एक्सक्लूसिव है, 0 to 10, 10 to 20, ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, क्योंकि 10 जो है वो अगले वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी क्लास बाउंड्री क्या क्या है, अब लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, अपर क्लास बाउंड्री क्या है, तब आप बता दोगे 0 to 10, ठीक है। बट अगर मैं चीज बोलूं कि इसकी क्लास बाउंड्री क्या है, इसकी क्लास बाउंड्री क्या है, तो क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, नहीं। इसको पहले आपको एक्सक्लूसिव बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगा, माइनस का 0.5 से लेके 10.5, है ना, क्योंकि मैंने माइनस करा 0 में से 0.5 और 10 में ऐड करा 0.5। तो ये जो होगी, अब ये अगर हम जब सब में ये कर देंगे तब ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूसिव हो जाएगी। अब इसकी हम अब हम कहेंगे कि ये क्लास बाउंड्री है, ठीक है। इन सिंपल और कंक्लूजन, अगर आपको क्लास लिमिट निकालनी है तब आप सिंपल लिख देना जो भी आपको गिवन होगा। बट अगर क्लास बाउंड्री निकालनी है तो आपको पहले सीरीज को क्या बनाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगला है हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, सिंपल से हैं। तो अगर मैं पूछूं कि क्लास लेंथ क्या होता है, क्लास लेंथ इज द अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। क्लास इंटरवल जिसे हम विड्थ भी कहते हैं, वो क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। और मिड पॉइंट मिड वैल्यू क्लास मार्क क्या होता है, ये अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, और वो ये चीज बाउंड्री से निकालते हैं तभी भी आपका सेम आता है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, अगर मैं किसी भी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को माइनस करता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ उनका, तो वो क्या आता है हमारे पास, क्लास इंटरवल आता है। ये देखिए, ये चीज क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये भी बड़ा सिंपल है। बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब हम लेस देन टाइप निकालते हैं तब हम अपर लिमिट यूज करते हैं, और जब हम मोर देन टाइप निकालते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, लोअर लिमिट यूज करते हैं। ये क्लियर आ रहा है आपको। जब हम इसको मैं समझाता हूँ, देखो, अगर मैं बात करूँ लेस देन टाइप की, मेरे पास एक क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर मेरे को इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसकी अपर लिमिट 10, 20, 30, 40, 50 इसको यूज करूंगा। कैसे, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। लेस देन 10 कितने होंगे, ये 15,
लेस देन 20 कौन होंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, 15 4 19, और ऐसे आप ऐड करते हुए चलेंगे। और आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जब आपने इसको ऐड करा तो वो कितना आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आ गया, ये देखिए 100। क्यों, लेस देन 50 कितना होगा, यही सारे स्टूडेंट ना, तो ये आ गया लेस देन 50 में क्या है आपके पास 100। अगर मैं बात करूँ मोर देन की, मोर देन में क्या यूज करते हैं आप, मैंने बताया था, मोर देन में आप यूज करते हैं लोअर लिमिट, ये देखिए मोर देन में आप यूज करते हैं लोअर लिमिट। तो जब मैं मोर देन कैलकुलेट करने गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगा, मैं इसमें यूज करूंगा लोअर लिमिट, जैसे मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। अब जैसे मैं बात करूं मोर देन 0 कितने होंगे, 0 से ज्यादा मार्क्स कितने के आए हैं, ऑब्वियसली 0 से तो सबके ज्यादा ही आएंगे ना, तो वो सबका टोटल आ जाएगा, वो आएगा 100। अगर मैं बात करूं मोर देन 10 कितने आए हैं, तो कितने आए, मोर देन 10 यहाँ से ज्यादा, 10 से 20, 20 से 30, ये सारे आ जाएंगे, 85 आया। मोर देन 20 ये सारे आ जाएंगे, ऐसे हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगला हमारे पास है, ये क्वेश्चन देखना PYQ में आया हुआ है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 10 क्लासेस, हमारे पास कितने क्लास इंटरवल है, 10 है, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द 10 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5, मतलब कि जो डिफरेंस है, जो क्लास विड्थ है वो कितनी है, 2.5 है। एंड द लोअर क्लास बाउंड्री, जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो कितनी है, 5.1 है। देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जो हमारे पास हाईएस्ट क्लास होगी उसकी अपर बाउंड्री क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, जो हमारे पास पहली क्लास इंटरवल है वो क्या है, 5.1, ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस होगा 2.5 का, क्लास विड्थ कितनी है 2.5, तो हमारे पास अगला अपर लिमिट क्या बनेगी इस क्लास इंटरवल की, ऑब्वियसली 5.1 प्लस 2.5, 5.1 प्लस 2.5 कितना आया वो 7.6, ठीक है। ये क्या ये क्या हुई आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल, है ना। अब ऐसे कितनी है 10 क्लास इंटरवल है। अब वो भी क्या पूछ रहा है, द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास कौन सी होगी, ये वाली जो सबसे लास्ट में होगी, उसकी अपर बाउंड्री क्या है। तो आप ये चीज बताइए, ये डिफरेंस कितना होगा, 2.5 टाइम्स कितना होगा, 10 बार ही होगा। तो मैं क्या करूंगा 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 कितना है ये आपका 25, इसको मैं ऐड कर दूंगा किस में, मेरे को अपर लिमिट चाहिए ना, ये क्या है लोअर लिमिट। अगर मैं लोअर लिमिट में ऐड कर दूं 5.1 में, तो ये कितना आएगा आपके पास 25 प्लस 5.1 कितना आएगा आपके पास 30.1। ये होगी आपकी क्लास अपर अपर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास विच इज 30.1, ठीक है। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आता तो आप क्या करना, एग्जाम में 1 मिनट ही लगेगा, आप क्लास बाउंड्री बना के देख लेना। पहली क्या बनेगी 5.1 से 7.6, अगली क्या बनेगी 7.6 प्लस 2.5 वो है 10.1, अगली क्या बनेगी 10.1 में 2.5 प्लस, फिर ऐसे हर एक में 2.5 ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना। और जो हाईएस्ट क्लास है वो कौन सी है, ये हाईएस्ट, इसकी अपर लिमिट क्या है 10.1, ठीक है। और वैसे बच्चा नॉर्मल समझ ही जाता है कि 2.5 का गैप है, कितनी बार आ रहा है 10 बार ही। अगर मैं इनको करता हूँ तब तो मेरे पास क्या आ जाएगी लोअर लिमिट आ जाएगी, तब मेरे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, और इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा लोअर लिमिट में ताकि मेरे पास क्या आ जाए अपर लिमिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेट L be the lowest lower class boundary of a class in a frequency distribution and M be the midpoint of class. Which of the following is the highest class boundary of the class? मिड वैल्यू होती है आपकी लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2। ये पूछ रहा है हाईएस्ट क्लास बाउंड्री कैसे होगी, हाईएस्ट मतलब कि अपर, वो कैसे निकलेगी 2m माइनस एल इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री। तो ये कौन सा हमारा 2m माइनस एल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल है। तो अगला क्या है, आ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी के शेयर्स को हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो क्या होगा, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा, एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, क्वालिटी थोड़ी ना है। अब ये चीज बताओ, क्या मेरे को ऐसे शेयर मिल सकते हैं, क्या मेरे पास 2.3 शेयर आ सकते हैं, नहीं, या तो दो, या मेरे पास 2 शेयर होंगे या 3 होंगे, 2.3 थोड़ी ना होंगे। तो ये क्या हुआ, एक डिस्क्रीट वेरिएबल हुआ। अगला क्या है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर सेवरल डेज इन अ लोकेलिटी आर गिवन, ठीक है कि 0 एक्सीडेंट कब हुए, कितने लोगों के हुए, 1 2 3 4 एक्सीडेंट कितने हुए, 5 के 6 के कितने हुए।
व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट आर अकर्ड। 3 और लेस मतलब ये आ जाएंगे जिनके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए 3 या उससे कम, तो ये सारे आ जाएंगे। इन सब का आप टोटल कर लेना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, अगला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, वो क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी, कोई भी आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय क्लास लेंथ। अब यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्लास फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है ये जो गिवन होती है सारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्लास लेंथ क्या होता है, मैं बता चुका हूँ क्लास लेंथ क्या होती है आपकी, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये देखिए मैं अभी बता चुका हूँ ये चीज, क्लास लेंथ क्या होती है, ये देखिए अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये देखिए, अब ये पहले मेरे को बताइए, जब हम बाउंड्री निकालते हैं तब सीरीज क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव, तब सीरीज क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव। बट ये क्या है, ये तो इंक्लूसिव है, 48 तो इसी में आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.5 यहाँ से करना पड़ेगा और प्लस 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना पड़ेगा, तब क्या आएगी आपके पास बाउंड्री। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालिए, तब आप क्या करना, क्लास फ्रीक्वेंसी लेना, जो भी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी वो, और उसके बाद क्लास लेंथ, जो भी डिफरेंस होगा अपर क्लास बाउंड्री का और लोएस्ट क्लास बाउंड्री का, वो लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहली क्लास इंटरवल का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 3 और डिवाइड बाय डिफरेंस क्या है 48.5, 48.5 माइनस 43.5 कितना आया वो 5, ठीक है, तो वो कितना है 0.6। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, वो क्या है 0.8। मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी को आपको डिवाइड कर देना है उसके क्लास लेंथ से, उसे वो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। डन। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका पिछले एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू अ क्लास इंटरवल फॉर अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द रेशियो ऑफ किसका होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। द आंसर इज यस, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। डन। अगला क्या है हमारे पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये भी सिंपल है, क्लास फ्रीक्वेंसी को आपको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है 3 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 36, तो इसका क्या होगा 3 डिवाइड बाय 36। सेकंड वाले का मैं बात करूं वो क्या है 4 डिवाइड बाय 36, मतलब कि वो जो क्लास फ्रीक्वेंसी है रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल की डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और आपको एक चीज ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो 36 से, हर एक नंबर को आप उसके टोटल से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका जो भी रेंज होगा वो क्या होगा 0 to 1। जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा लाई करेगी 0 to 1। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने ऊपर निकाला ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको ही आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे इसको क्या किया था हमने 3 डिवाइड बाय 36 किया था, उसको क्या किया मल्टीप्लाई विद 100 परसेंटेज की फॉर्म में। जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, वो कितना है आपके पास 8.33, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला भी हम कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हम म्यूचुअली इंक्लूसिव के लिए कौन सी सीरीज यूज करते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। अब मेरे को बताइए, कोई भी वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, लेट्स से अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हुए एक लोकेलिटी में, उसको मैं कैसे बताऊंगा, 0 हुए होंगे, 1 हुए होंगे, 2 हुए होंगे, 3 हुए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3.5 एक्सीडेंट हुए हैं एक लोकेलिटी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू हुई है, एक फाइनाइट वैल्यू हुई है। जब भी हमारे पास ऐसी सीरीज होती है तब हम कौन सा यूज कर सकते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव। ऐसा क्यों, देखिए 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। देखिए अगर मैं बोलूँ 0 एक्सीडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, 11 12 13 से 20 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस केस में ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी बंदे के 9.99 एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं किसी लोकेलिटी में 9.99 एक्सीडेंट हुआ हो, तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यूज नहीं करते। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हम कब यूज करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30।
ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सीरीज कौन सी हो, कॉन्टिन्यूस हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वेट हो गया, हाइट हो गया, जिसके लिए हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं वेरिएबल, वो क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉर द गिवन इंटरवल। क्या हमारे पास हाइट 9.99 सेंटीमीटर नहीं हो सकती? यस, हो सकती है। ठीक है, तो इन कंक्लूजन अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, डिस्क्रीट के लिए हम इंक्लूसिव यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस के लिए एक्सक्लूसिव यूज़ करते हैं। बस ये चीज़ याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली ये आएगा। देखिए आगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कौन सा वेरिएबल है? ये चीज़ मैंने बताया कि अगर हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसके लिए यूज होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं अपर लिमिट बट इंक्लूड करते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन्ड फॉर, किसके लिए यूज होती है म्यूचुअली इंक्लूसिव? डिस्क्रीट वेरिएबल के, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ऐसे एक्सक्लूसिव किसके लिए यूज होती है? वो होती है कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, अब अगले हमारे पास द लोअर क्लास बाउंड्री इज, क्या होती है वो, लोअर लिमिट टू द लोअर लिमिट टू द लोअर क्लास में लिमिट। ठीक है, और ये अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है, अपर लिमिट टू द अपर क्लास लिमिट। ये भी चीज क्लियर है। अगला क्या है, लेंथ ऑफ अ क्लास। लेंथ ऑफ क्लास किसके इक्वल होता है? ये चीज मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अपर क्लास बाउंड्री जो होती है माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट क्लास। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री, एक पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री के लिए लेस देन cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to, अगर हम लेस देन cumulative frequency का टेबल बनाते हैं और मोर देन cumulative frequency का टेबल बनाते हैं, तो जो टोटल होता है उसका वो किसके वो किसके इक्वल हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी के। देखो ये मैंने बताया था ना आपको, ये जो हमारे पास था लोअर लिमिट में, ये भी अगर हमने देखा है एंड में कि अगर मैं करूं कि लेस देन 50, एंड में किसके इक्वल हुआ, फ्रीक्वेंसी के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मोर देन जीरो, ये भी किसके इक्वल हुआ, फ्रीक्वेंसी के एट द एंड में। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाती है एट द एंड में, फ्रीक्वेंसी के। अगला है क्या, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86 पर्सन। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500? 1500 से ज्यादा कौन, कितने लोग अर्न कर रहे हैं? 36 प्लस 7 कितने हो गए, 36 प्लस 7 कितने, 43 लोग। तो 43 डिवाइड बाय 86 मल्टीप्लाई विद 100 कितना आया वो आपके पास, 50। ठीक है, ए इज आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट गोट मार्क्स मोर देन 30? 30 से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? हमें डाटा क्या गिवन है, 10 से कम लोगों के इतने आए हैं, 20 से कम के इतने, 30 से कम के इतने, 40 से कम के इतने, 50 से कम के इतने, मतलब कि टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट, 100। 30 से कम कितने लोगों के आए हैं, 65। 65 लोगों के 30 से कम आए हैं, तो 30 से ज्यादा कितने लोगों के आए होंगे आउट ऑफ 100? ऑब्वियसली 35। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, समझने वाली चीज है ही नहीं, आप कॉमन लॉजिक लगा लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 250 से लेके 300 इंटरवल में। हम मोर देन में क्या यूज करते हैं, मोर देन में हम हमेशा लोअर लिमिट यूज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 200 लोअर लिमिट होगी, अगला क्या 250, तो ये क्या होगा अपर लिमिट। ऐसे 250 टू 300 होगा, ये 300 टू 350, और ये क्या होगा 350 टू 400 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, मोर देन 350 जीरो के हैं। अच्छा ठीक है, मतलब 350 से 400 जीरो लोगों के होंगे। मोर देन 300, 300 लोग, 300 से ज्यादा कितने के हैं, 15। अब 15 माइनस जीरो 15 ही होगा। ठीक है, मोर देन 250, 250 लोगों, 250 से ज्यादा कितने लोगों के हैं, 38, और 300 से ज्यादा कितनों के हैं, 15। तो अगर मैं 38 में से 15 माइनस कर दूं, 38 में से 15 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो 23 आया वो कितने कितने लोगों का होगा, 250 से लेके 300 के बीच में। ये भी कॉमन सेंस है टोटली। अगर 250 से ज़्यादा लोगों के 250 से ज़्यादा 38 लोगों के हैं, और 300 से ज़्यादा जो है 15 लोगों के हैं, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो ये ऑब्वियसली ये आएगा ना कि हमारे पास 250 से लेके 300 के बीच में कितने हैं,
और क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है, कितने हैं वो 30। अगर ऐसे अगर मेरे को पता करना होता मोर देन 200 से 250 कितने हैं, तो क्या करता मैं 56 माइनस 38, 56 माइनस 38 कर देता तो मेरे पास ये वाला फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर बिलो 100, 200, 300, 400। ठीक है, टोटल कितने 90। ठीक है, हाउ मैनी वर्कर गोट वेजेस मोर देन 300, 300 से कम को कितनी मिल रही है 65, और टोटल कितने हैं 90। तो 65 लोगों को अगर कम मिल रही है तो 300 से ज्यादा कितने को मिल रही होगी 90 माइनस 65 विच इज इक्वल्स टू 25, है ना। सो बी इज द राइट आंसर। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स। हाँ ये चीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, उसको एक ग्रुप में अरेंज कर देता है। रिलेट्स टू द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं ये भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और जो हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसमें बड़ा सिंपल है, आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ मैं जो इसके रिलेटेड है। सबसे पहले रेंज, रेंज क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो भी आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से अगर आप लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो आ जाती है आपके पास रेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये कुछ डेटा गिवन है, वेट्स ऑफ द 36 स्टूडेंट, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू थी 73, उसमें से हमने माइनस किया 44 लोएस्ट वैल्यू, तो रेंज की आ गई आपके पास 29। जो इसमें मेन फॉर्मूला है वो है ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, जितनी भी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होगी अगर मैं उसे क्लास लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रेंज के इक्वल आनी चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जैसे कि अभी ऊपर वाले में जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, हमारे पास रेंज कितनी आई थी 29। ठीक है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं, ये रेंज को अगर मैं डिवाइड कर दूं क्लास लेंथ से 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। वही चीज़ है, फॉर्मूले को रीअरेंज करा होगा। तो आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई विथ क्लास लेंथ, ये किसके इक्वल होता है, रेंज के। और क्लास लेंथ क्लास लेंथ क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन देखिए 2008 में आया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, हमें क्या निकालना है, ये क्लास इंटरवल निकालना है, मतलब कि रेंज डिवाइड बाय क्लास लेंथ। ठीक है, अब रेंज गिवन है हमें, नहीं रेंज गिवन नहीं है, हमें रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट कितनी है 80 और लोएस्ट क्या है 41, तो 80 माइनस 41 किसके इक्वल होगा 39 के, डिवाइड बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। क्लास लेंथ कितनी है क्वेश्चन में गिवन है हमें 5, तो 39 डिवाइड बाय 5 कितना आया, ये कितना आया 7.8। आप एक हमेशा याद रखना, अब 7.8 तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 के इक्वल है तो 8 कर देना, बट कभी भी अगर ये 7.1 भी आया होता ना तभी भी हम 8 करते हैं, क्योंकि आप लॉजिक लगाइए, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल लगानी है हमें कि कितनी क्लास इंटरवल बनेगी, जैसे 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, या ऐसे कितनी क्लास इंटरवल बनेगी। 7.1 तो नहीं बन सकती ना, तो हमेशा एक मैक्सिमम ही जाएगी, मैक्सिमम में लेना है आपको जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पोंडिंग टू क्लास इंटरवल इज द रेशो ऑफ, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जो भी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो डिवाइड बाय जो हमारे पास क्लास का लेंथ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। ठीक है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है 0 to 1 के बीच में, ये भी हमने पढ़ा था। अब अगला है हमारे पास वेरी इजी, लास्ट टॉपिक रह गया, बस इस पे कंसंट्रेट कर लेते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले हिस्टोग्राम, जिसे हम एरिया डायग्राम भी कहते हैं, अगला है फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, और थर्ड है हमारे पास ओजाइव। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम की। ये क्या सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग है किस चीज के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, मतलब कॉन्टिन्यूअस सीरीज को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करते हो ज्यादातर हिस्टोग्राम में। ठीक है, सबसे कन्वीनियंट है और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा कि आप मोड कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मोड कैसे निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप
मोड को ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं वो हम हिस्टोग्राम को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। आपको जो चीज याद रखनी है ये चीज याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए आपकी, एक्सक्लूसिव ना कि इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वाला। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि ये क्या हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है साथ में, तो ये हमने बना दिया। और अगर मेरे को मोड निकालना है तो आपको मोड पता है कैसे निकालना पड़ेगा, जिस भी क्लास इंटरवल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, किसकी है यहाँ पे, इसकी, नो की। तो यहाँ पे गया मैं 63.5 से 68.5, इसको मैंने दूसरे वाले से मैच करा और इसको मैंने किससे मैच किया, इस वाले से। और जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन ले आऊँ अपनी एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या आ जाता है, मेरे पास मोड आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में बस आपसे ये पूछा कि हम मोड कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली, तो आपको बताना है हिस्टोग्राम को यूज करते हुए, दैट्स इट। द मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एग्जाम में भी पहले आया हुआ है, कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, अ कंपैरिजन अमंग क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल अमंग, पॉसिबल ओनली, अगर मेरे को क्लास फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी है तो किस में पॉसिबल है, ओजाइव में नहीं, इसमें तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में नहीं पॉसिबल है, वो किस में है, हिस्टोग्राम में। ठीक है, अब अगला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है कि आपकी जो सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हमने कॉन्टिन्यूअस के लिए पढ़ा ना, लेकिन अगर मेरे को बात करना है सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो मैं क्या यूज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, however we also apply it for a group frequency distribution provided the width of the class interval remain the same, हम इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो भी इसकी विड्थ है हर एक क्लास इंटरवल की, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे 0 to 10, 10 से 20, सबकी 10-10 के बीच में ही गैप होना चाहिए, अगर 5 का है तो सबके बीच में 5 का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, और हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे हर एक क्लास इंटरवल का, जैसे कि मेरे पास अभी पीछे वाला ये मैंने एग्जांपल लिया था ना, इसका क्या किया मैंने, मिड पॉइंट निकाल लिया, इसका मिड पॉइंट, 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 ये मिड पॉइंट निकाल लिया, उसको मैंने स्केल से जो भी पॉइंट्स आए उसको मैच कर दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, वेट आया, इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो अब तक हमने 2 पढ़ लिया, एक पढ़ा हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम जो कि सिंपल था, अगर हमें कंपेयर करनी है फ्रीक्वेंसी, और इसके थ्रू हम मोड निकाल सकते हैं। दूसरा चीज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये डिस्क्रीट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जब हम कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करेंगे इसे, तो जो हमारे पास क्लास लेंथ होती है वो सेम होनी चाहिए सबकी। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारे पास ओजाइव और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी बड़ा इजी है। इसमें क्या करते हैं हम, एक साइड हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और एक साइड लेते हैं हम क्लास बाउंड्री। जैसे कि आपको पता है हम ओजाइव बनाते हैं तो ये 2 चीजों के लिए पॉसिबल होता है, एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन। ठीक है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन टाइप में। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि अगर मेरे को क्वार्टाइल निकालना है या मुझे मीडियन निकालना है, तब मैं ग्राफिकली कैसे निकाल सकता हूँ, तो आंसर क्या होगा आपका, ओजाइव से। अगर मेरे को मीडियन या क्वार्टाइल निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ओजाइव। अगर मेरे को मोड निकालना है तब मैं क्या यूज करूंगा, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है। ठीक है, ये लिया मैंने क्लास बाउंड्री, हमने यहाँ पे ले ली, सॉरी क्लास बाउंड्री हम यहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये आएगी आपके पास यहाँ पे क्लास बाउंड्री, और यहाँ पे आएगी आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आप प्लॉट कर दीजिए लेस देन और मोर देन, ये वाली टाइप क्या आएगी आपकी, लेस देन। ठीक है, जो लेस देन होती है वो कैसे होती है, इंक्रीज होती जाती है, और जो मोर देन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ये देखिए। और जहाँ पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, यही पॉइंट जो है वो मेरा क्या होता है, मीडियन। ठीक है, the curve obtained by joining the point x coordinate are the upper limit of the class interval and y coordinate are the corresponding cumulative frequency, तो वो क्या आता है हमारे पास, ओजाइव। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट चीज है हमारे पास आता है वो फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये जो हमने सबसे अभी रिसेंटली पढ़ा वो क्या पढ़ा था, ओजाइव। अब जो लास्ट चीज है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का भी एक नॉर्मल ग्राफ है, ये कब हम यूज करते हैं,
इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो हमने अभी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा ना, अगर आप उसी की लिमिटिंग फॉर्म करोगे तो वो आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये बड़ा सिंपल है, आप बस इसको ऐसे समझिए, जो हमारे पास हिस्टोग्राम आता है ना, ये जो हिस्टोग्राम आया ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी हमारे पास हिस्टोग्राम आया, अगर इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसकी जो ऊपर वाली है, इसको मैं फ्रीली हैंड ज्वाइंट कर देता हूँ तो आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। ऐसी जो मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में यहाँ पे पॉइंट लिए थे, ये वहाँ पे तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने स्केल से ज्वाइन किया था। अगर मैं उसको फ्रीली हैंड ज्वाइन कर दूँ तो क्या बन जाता है वो फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे हैं ये बात ध्यान से समझ लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास बेल शेप्ड। बेल शेप मतलब सिंपल ये है, जहाँ पे बेल की शेप बन रही हो, पहले कम फिर बढ़ता जाता है फिर अचानक से कम होता है। ये कैसे होता है देखिए, ये नॉर्मल लाइफ में ना सबसे ज्यादा हमारा यही कब बनता है। अगर मैं बात करूं हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो मैं कह सकता हूँ 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 200। तो आप मेरे को बताइए 100 से लेके 150 इसके बीच में सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिनकी हाइट होगी। ऐसे तो बहुत कम बच्चे होते हैं ना क्लास में कि जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, होते हैं वैसे एक दो होते हैं, ठीक है, कि जिनकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो जाए। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ही कम हो, वो भी कौन से होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी हाइट होगी 200 सेंटीमीटर या 210 सेंटीमीटर, वो भी बड़े कम होंगे। और जिनकी सबसे छोटी होगी वो भी बड़े कम होंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे, जो मोस्ट ऑफ द हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ पे होती है, मिड वैल्यू पे। इसलिए जो कहते हैं हमारे पास जो क्लास बाउंड्री जो मिड में होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये इसलिए हमारे पास कैसा बनता है, ये बेल शेप। ठीक है, अगला है हमारे पास यू शेप। यू शेप कब बनता है कि जब जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं हमारे वो सबसे ज्यादा होते हैं और जो मिड वैल्यू होती है वो कम होती है। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि जब आप चाहे तो आप ये चलो दिल्ली मेट्रो से भी कंपेयर कर लीजिए। मॉर्निंग में भीड़ कितनी होती है मेट्रो में, सबसे ज्यादा, इवनिंग में सबसे ज्यादा। बट अगर मैं डे की बात करूं, दिन की, तो वही क्या चीज होती है, सबसे कम। ये क्या बन रहा है, यू शेप बन रहा है। ठीक है, अगला है हमारे पास जे शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जे शेप्ड कर्व स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेजुअली रीचेज इट्स मैक्सिमम। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, अपने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और फिर अचानक कहाँ पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम पे। ठीक है, इसी को कहते हैं जे शेप कर्व। ये कब होता है देखो, अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग में 8 o'clock से लेकर 11 के बीच में, अगर आप मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 8 बजे तक क्या सा होता है, बहुत कम भीड़ होगी, आपको 7-8 बजे बहुत कम लोग मिलेंगे। 9 बजे बढ़ते जाएंगे, 9:30, 10, और यही 10 साढ़े 10 के बीच में सबसे हाईएस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जे शेप कर्व। और ये जो मैंने बात करी यहाँ पे यू शेप, ये मैंने यहाँ पे पूरा टाइम इंटरवल लिया, मॉर्निंग से इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तभी हमारा क्या बनेगा, यू शेप कर्व। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, तब वो कौन सा हमारा शेप लेता है, जे शेप। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या बन जाता है, ये मिक्स कर्व। ठीक है, तो आपको सारे फ्रीक्वेंसी कर्व याद हो गया मेरे ख्याल से। कौन से थे हमारे पास, बेल शेप आपको बता दिया, यू शेप, जे शेप और मिक्स्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है, आ फ्रीक्वेंसी कर्व विच स्टार्ट विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेजुअली रीचेस इट्स मैक्सिमम। जो मिनिमम से स्टार्ट होता है और फिर मैक्सिमम पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, जे शेप कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, किसका लिमिटिंग फॉर्म है, ये मैंने बता दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम, बोथ ए एंड बी। ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व आर, सबसे कॉमनली फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा यूज होता है, जैसे मैंने बताया बेल शेप। अराउंड 90 से 95% केसेस में हमारा बेल शेप ही कर्व जो है वो यूज होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, जो हमारे पास प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो कौन सी शेप लेता है, वो भी कौन सा लेता है, बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, ओजाइव से। कौन सा है हमारे पास, ओजाइव तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये बचे हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन सेट बी के। ठीक है, आउट ऑफ 100
25% 25 वर द इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ना एक तरह से ऐसे चार्ट बनाते हुए चलना है। 1000 वर्कर हैं टोटल, ठीक है। 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें से 25 जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है। 25% कितने हो गए हमारे पास, 250। एंड रेस्ट वर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वर्कर कितने हो गए फिर 750। 250 जो है इंडस्ट्रियल है, 750 जो हमारे पास वो एग्रीकल्चर वर्कर है, ठीक है। 300 वर्कर इंजॉयड द वर्ल्ड कप, ठीक है। 300 लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था, ठीक है। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड द वर्ल्ड कप मैच वर इंडस्ट्रियल वर्कर। अच्छा, 300 लोगों ने देखा था, तो कितनों ने नहीं देखा था। 1000 में से 300 ने देखा, तो कितनों ने नहीं देखा, 700 लोगों ने नहीं देखा इसका मतलब। और 30% ऑफ द पीपल जिन्होंने नहीं देखा वो कौन थे, इंडस्ट्रियल वर्कर। 700 का 30% कितना हो गया, 210। तो जिन्होंने नहीं देखा मैच इंडस्ट्रियल वर्कर वो कितने, 210, ठीक है। और ऐसे ही टोटल कितने लोगों ने नहीं देखा था, 700। 210 थे इंडस्ट्रियल, तो अगर मैं 700 में से 210 माइनस कर दूं, 700 में से 210 माइनस कर दूं तो वो कितना है, 490। तो एग्रीकल्चर में से जिन लोगों ने नहीं देखा वो कितने थे, 490, ठीक है। तो मतलब बाकियों ने देखा होगा। अगर 250 में से 210 ने नहीं देखा तो मतलब 40 ने देखा। और सिमिलरली 750 में से 490 लोगों ने नहीं देखा वर्ल्ड कप, तो कितनों ने देखा, 750 माइनस 490 विच इज 260। बस आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हु हैड एंजॉयड द वर्ल्ड कप मैच, जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा था। 490 लोगों ने तो नहीं देखा, देखा कितने ने, 260 ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास, कि a sample study of a people of an area revealed that total number of women were 40%। अच्छा, लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास 100 लोग हैं, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%। वुमेन कितने, 40% मतलब 40 हो गए, और मैन कितने हो गए हमारे पास फिर यहाँ पे 60, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल, कितने लोग कॉफी पीते हैं, 45%, मतलब 100 का 45% कितना होगा, 45 लोग, ठीक है। 45 लोग जो है कॉफी पीते हैं। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वर 20, जितने भी टोटल है उसका 20% कौन है, वो मेल कॉफी ड्रिंकर है, मतलब जो कॉफी पीते हैं वो कितने, 20। तो जो नहीं पीते वो कितने हुए, 40। सिमिलरली हमें ये चीज पता है कि टोटल कितने लोग पीते हैं कॉफी, द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वर 45, टोटल कितने पीते हैं, 45, टोटल कितने पीते हैं, 45। तो 20 तो मेल है, तो फीमेल कितने होंगे इसमें से, 45 माइनस 20, 25। तो जो पीती हैं फीमेल्स वो कितनी है, 25, और जो नहीं पीती वो कितनी है, 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल जो कि नॉन कॉफी ड्रिंकर, जो नहीं पीती, वो कितनी है, 15। और परसेंटेज पूछ रहा है तो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 100 क्या आएगा, वो 15 ही आएगा। तो क्या आ गया आपके पास, 15। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी जो भी हमारी यूनिट 1 था, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, और जो भी हमारे पास और भी अदर एस्पेक्ट थे जहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बन सकता था, वो मैंने सारे कवर करे अलोंग विद द मॉड्यूल के क्वेश्चन, ठीक है। होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन एंड थैंक यू।